हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट में आपका स्वागत है। और 20 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने। कुछ न्यूज़ अच्छी हैं, कुछ न्यूज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है। लाइक ये वाली न्यूज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बाकी न्यूज़ में से कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमारे काम के निकल जाते हैं, तो उनको हम यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, लिखा हुआ है अफ्रीका एम्स हाई। ठीक है, तो किस चीज़ का एम यहाँ पर हाई रखा गया है? तो अफ्रीका के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें, बहुत सारे आपकी प्लांट स्पीसीज़ मिल जाएंगी। लगभग 60,000 के करीब प्लांट स्पीसीज़ अफ्रीका के अंदर पाई जाती हैं। और एनिमल्स की अगर हम बात करें, लगभग 1.25 के करीब एनिमल की स्पीसीज़ अफ्रीका के अंदर यहाँ पर पाई जाती हैं। लेकिन अफ्रीका के अंदर जो जीनोम सिक्वेंसिंग का जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर काम है, वो उतनी तेज़ी से यहाँ पर नहीं चल पा रहा है। मैनी की स्पीसीज़ इन अफ्रीका हैव नॉट हैड देयर जीनोम सिक्वेंस। तो उनका जीनोम सिक्वेंस अभी तक यहाँ पर किया नहीं गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि जो भी किए गए हैं, ठीक है, थोड़े से किए गए हैं, लेकिन जो भी किए गए हैं वो अफ्रीका के बाहर कॉन्टिनेंट में किए गए हैं। अफ्रीका की स्पीसीज़ को बाहर जीनोम सिक्वेंसिंग की जा रही है। अफ्रीका के अंदर जीनोम सिक्वेंसिंग का पूरा काम जो है वो ठप पड़ा हुआ है। जीनोम सिक्वेंसिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज यहाँ पर हो रहा है, तो जो स्पीसीज़ हैं वो किस तरीके से क्लाइमेट रेजिलियंस हो सकती हैं, उस चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर वर्क करते हैं। साथ में और भी चीज़ें हैं, लाइक पेंडेमिक वगैरह आया या फिर कोई आपकी इस तरीके की इपिडेमिक वगैरह यहाँ पर फैले, तो उसमें हमारा जीनोम सिक्वेंसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पर करता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अफ्रीका के अंदर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अफ्रीकन बायो जीनोम प्रोजेक्ट। और इसके अंदर जितने भी जीनोम प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हो जाने थे, लगभग इतने सारे 1,05,000 के करीब जो प्लांट्स एनिमल्स स्पीसीज़ यहाँ पर हैं, उनके जीनोम सिक्वेंसिंग यहाँ पर की जानी थी। लेकिन आपको मिलेगा कि वो सब नहीं की जा रही है। तो आप देखोगे कि अराउंड 95% जो हैं अफ्रीका के नॉन एंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो अनसिक्वेंस हैं। अफ्रीका के अंदर 60,000 प्लांट की स्पीसीज़, उसमें से 20 ही प्लांट की सिक्वेंसिंग की गई है, और वो भी जो है वो अफ्रीका के बाहर की गई है। अफ्रीका में ज़ीरो सिक्वेंसिंग देखने के लिए मिली है। ऐसे ही आपको मिलेगा एनिमल की स्पीसीज़ के बारे में, लगभग 1,23,000 के करीब स्पीसीज़ हैं। आपको रटना नहीं है इसमें से कुछ भी डाटा, बट ये समझो कि अफ्रीका के अंदर सिक्वेंसिंग कम चल रही है। अफ्रीका के जो एनिमल्स हैं उनमें लगभग 400 की सिक्वेंसिंग की गई है, लेकिन वो आपकी अफ्रीका के अंदर नहीं की गई है, कॉन्टिनेंट के अंदर। ओके, तो जो आपका अफ्रीकन बायो जीनोम प्रोजेक्ट है, ये एक एफर्ट है कि लगभग 1,05,000 के करीब जो एंडेमिक स्पीसीज़ हैं, वैसे तो बहुत सारी स्पीसीज़ हैं लेकिन जो एंडेमिक हैं उनकी यहाँ पर सिक्वेंसिंग की जा सके ताकि उनको बचाया जा सके आने वाले समय के अंदर। तो इसमें आप देखो कि बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व हैं। कितने हैं नॉट इम्पोर्टेंट, ओके, लेकिन सब इन्वॉल्व हैं। तो जो अफ्रीकन बायो जीनोम प्रोजेक्ट है, इन शॉर्ट इसको अफ्रीका बीपी हम यहाँ पर कहते हैं। रिसर्चर्स हैं इसके अंदर, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और सभी इकोनॉमिक रीजन से आती हैं अफ्रीकन यूनियन की। और लगभग पर ईयर जो है वो $100 मिलियन का खर्चा यहाँ पर बैठाने की बात है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो है अफ्रीका बीपी प्रोजेक्ट की वो इतनी यहाँ पर लगेगी। ऐसे ही प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में चल रहे हैं जिसको कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और ऐसा ही स्पेशल प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहा है जिसको कहते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट और चल रहा है इंडिया में जिसको कहते हैं इंडीजेन प्रोजेक्ट। ओके, तो ये सब जो हैं वो कह सकते हैं कि जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए प्रोजेक्ट यहाँ पर आपके चलाए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने जो आपका बॉक्स दिया इसमें जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में चीज़ें दी गई हैं। ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ही हम इंस्पायर होकर के, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया 2020 में। और इसका एम ये है कि 10,000 के करीब जेनेटिक सैंपल जो हैं वो उठा करके लाए जाएँ अक्रॉस इंडिया, मतलब 10,000 सिटीजन्स का डाटा, उनका सिक्वेंसिंग यहाँ पर आपकी की जाए और एक मैप यहाँ पर तैयार किया जाए जिसको जीन मैप हम यहाँ पर कहेंगे। और लगभग 20 इंस्टीट्यूशन साथ मिलकर के इस पर वर्क यहाँ पर करेंगे। अभी इसके अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ सकते हो, इंडिजेन पढ़ सकते हो और पूरी जीनोम सिक्वेंसिंग के बारे में भी पढ़ सकते हो, बट यहाँ पर इतना ही सफिशिएंट है, तो इतना ही हम यहाँ पर कवर करते हैं। दूसरी न्यूज़ आप लोगों के सामने आ जाती है, लिखा हुआ है रिकॉर्ड लो आइस। आपको पता है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक एरिया पूरी तरीके से आइस से ढके हुए रहते हैं। यहाँ पर आर्टिकल के अंदर बात की गई है अंटार्कटिक एरियाज़ की। अंटार्कटिक में सबसे कम मिनिमम एक्सटेंट देखने के लिए मिला आइस का। देखिए, अंटार्कटिक के अंदर अपनी आइस यहाँ पर होगी, उस आइस मतलब वो आइस कितनी है उसके हिसाब से हम ग्राफ यहाँ पर तैयार करते हैं। 1980 में पता चला कि आइस जो है वो लगभग 2.5, ठीक है, 2.5 गुणा 10⁶ किलोमीटर स्क्वायर के करीब यहाँ पर आपकी इतनी आइस यहाँ पर थी। इससे ज़्यादा थी, लगभग 3 के करीब थी।
लेकिन देखो फ्लक्चुएशंस यहाँ पर लगातार देखने के लिए मिले। कभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पर जमी, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ एकदम से यहाँ पर पिघल गई, तो आइस शीट का जो एक्सटेंट है वो यहाँ पर आपका कम हुआ। लेकिन आप देखोगे कि पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री के अंदर कि ये आइस शीट का एक्सटेंट जो है वो लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर से नीचे यहाँ पर आपका देखने के लिए मिला। तो ग्राफ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट देखो, ये पहली बार इस लाइन से नीचे है। इसका मतलब कि जितनी भी आइस अंटार्कटिक के अंदर थी उससे सबसे कम आइस इस बार देखने के लिए मिल रही है। हर साल हम देखते हैं कि कितनी आइस अंटार्कटिक के अंदर है, तो इस बार सबसे कम आइस अंटार्कटिक के अंदर मिली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आइस बहुत तेज़ी से पिघल रही है और बहुत ही कम होती चली जा रही है। अंटार्कटिक मिनिमम आइस कवर दिस ईयर वॉज द लोएस्ट। ओके, सबसे कम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला। आप देखो सबसे ज़्यादा जो था वो यहाँ पर था, ये 2013 या 2008 का डाटा है, ठीक है। इसके अलावा 2013 का डाटा भी यहाँ पर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको आइस कवर देखने के लिए मिलेगा। तो 2022 में अगर हम देखें तो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर से कम था। आपको जस्ट इतना समझना है कि हाँ, जो अंटार्कटिक की आइस है वो यहाँ पर आपकी बहुत ही कम हो गई है, और ऐसा पिछले 40-50 सालों में हुआ है कि ये 2 लाख जो स्क्वायर किलोमीटर है उससे कम यहाँ पर पहुँची है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लाइक अल नीनो सदर्न ओसिलेशन में हलचल हुई हो, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, टेम्परेचर वार्म और ये कोल्ड फेज जो होते हैं, ये सब चीज़ें इसको इम्पैक्ट करती हैं। वो कैसे करती हैं वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपकी यहाँ पर ज़रूरी हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि 43 साल में पहली बार हुआ है कि लोएस्ट मिनिमम एक्सटेंट आपको देखने के लिए मिला। हाईएस्ट जो एक्सटेंट है वो आपको 2008-2013 में देखने के लिए मिला था। उसके बाद इतना ज़्यादा एक्सटेंट कभी देखने के लिए यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। और अब ये सिचुएशन आगे का प्रेडिक्शन आप कर सकते हो कि क्या होने वाला है, ठीक है। मैंने ग्राफ भी बना दिया कि आगे भविष्य में चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आपकी चलेंगी, इसी तरीके से चलने वाली हैं। तो ये आपको आर्टिकल देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद लिखा हुआ है रिकॉम्बिनेशन ऑफ 2 वायरस वेरिएंट्स सीन सिंस 2020। तो अलग अलग वायरसेस आ रहे हैं, उनके अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 वायरसेस के अलग अलग वेरिएंट साथ में मिलकर के जो जेनेटिक डाटा है उसको यहाँ पर आपका एक्सचेंज कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। तो देखते हैं कि आर्टिकल के अंदर चीज़ें यहाँ पर क्या दी गई थी। देखो, म्यूटेशन जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है। कोई भी वायरस है जब वो रेप्लिकेट करता है तो अपने जो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर होते हैं, जिसको हम म्यूटेशन यहाँ पर कहते हैं। एक वायरस के कई म्यूटेशंस हो सकते हैं। आपको पता है ओमिक्रॉन के 30 से ज़्यादा म्यूटेशन यहाँ पर थे। ओके, तो ये चीज़ आपको मिलेगी कि वायरस जब रेप्लिकेट करता है तो म्यूटेशन होना उसके अंदर लाजमी यहाँ पर है। अब 2 पॉइंट जो मैंने आगे हाईलाइट किए हैं ये ऐसे के ऐसे ही उठा करके दिए जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर तैयार हो जाएगा 2 नंबर का। जनरली क्या है कि जो आरएनए वायरसेस होते हैं, देखो कोविड-19 जो है वो एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस जो हैं उनके म्यूटेशंस का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है डीएनए वायरस से। डीएनए वायरस इतने ज़्यादा रेप्लिकेट नहीं करते जितने ज़्यादा आरएनए वायरसेस करते हैं। अब चूंकि डीएनए वायरस कम रेप्लिकेट करते हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर म्यूटेशंस भी यहाँ पर कम होंगे, यानी कि उनके अंदर जो म्यूटेशन का रेट यहाँ पर है वो यहाँ पर कम होगा। आरएनए वायरसेस के अंदर म्यूटेशन का रेट ज़्यादा होगा क्योंकि वो ज़्यादा रेप्लिकेट यहाँ पर करते हैं। एक सिंपल पॉइंट और आपका नंबर पक्का, ठीक। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। अब आरएनए वायरसेस की ही बात कर लें, जितने भी आरएनए वायरस मौजूद हैं उन सभी में जो आपका कोरोना वायरस है उसके अंदर म्यूटेशन कम होते हैं। लाइक बहुत सारे आरएनए वायरस हैं, सभी के अंदर हायर रेट ऑफ म्यूटेशंस देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन उन सभी में जो कोरोना वायरस यहाँ पर होगा उसके अंदर कम रेट देखने के लिए मिलेगा कंपेयर टू अदर आरएनए वायरसेस। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट भी आपको याद रखना है कि अनलाइक अदर आरएनए वायरसेस कोरोना वायरस हैव फ्यूअर म्यूटेशंस। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। दोनों पॉइंट आपके काम के यहाँ पर हो जाते हैं। ये फ्यूअर म्यूटेशन रेट किस वजह से हो रहे हैं, तो एक मैकेनिज्म है, ये भी आपको याद रखना है, जिसका नाम है प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म, जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस की टर्मिनोलॉजी के अंदर प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये इस तरीके का है कि जो म्यूटेशंस, मान लो ये कोरोना वायरस है, इसके अंदर आपके म्यूटेशंस हुए, रेप्लिकेशंस हुआ, अलग अलग आपके म्यूटेशंस यहाँ पर तैयार हुए, अलग अलग वेरिएंट यहाँ पर आपके बनने शुरू हुए। तो ये जो प्रूफ फीडिंग मैकेनिज्म है ये सेम दिखने वाले 2 अलग अलग म्यूटेशंस को या फिर 2 अलग अलग स्ट्रेन्स को कंबाइन करके सिंगल बना देता है। तो म्यूटेशंस की संख्या को यहाँ पर आपका कम कर देता है। ओके, तो ये क्या है, ये करेक्ट करता है सम ऑफ द एरर्स जो कि आपकी म्यूटेशन के दौरान यहाँ पर हो जाती हैं या रेप्लिकेशन के दौरान हो जाती हैं। अगर 2 बहुत ही सिमिलर आपके म्यूटेशंस यहाँ पर बने हैं तो ये उन सभी को कंबाइन कर देगा, जिसको हम कहते हैं प्रूफ फीडिंग मैकेनिज्म। और इसके वजह से आपका जो रेप्लिकेशन का रेट है, म्यूटेशन का रेट है, वो कम हो जाता है कंपेयर टू द
अदर आरएनए वायरसेस। ओके, ये इतनी थ्योरी आपके काम की थी। बाकी इसमें आप देखो आगे जो है वो चीज़ें किस तरीके से काम करती है। लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग फिटनेस, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक वायरस के म्यूटेशन कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक, म्यूटेशन इंक्रीज होगा तो ये दिखाएगा कि जो है वो वायरस की फिटनेस कैसी है। वायरस की फिटनेस इसी चीज़ पर डिफाइन है कि उसमें कितने ज़्यादा म्यूटेशंस यहाँ पर होते हैं। जितने ज़्यादा म्यूटेशन, वायरस उतना ही फिट है। वायरस के लिए अच्छा है, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है म्यूटेशन कि लोगों में इन्फेक्शन किस तरीके से हो रहा है, या फिर वो लोग कितने वैक्सीनेटेड हैं, या फिर उनकी इम्यूनिटी पावर कितनी, हर्ड इम्यूनिटी कितनी है। ये सब चीज़ों के ऊपर डिफाइन करता है कि कितने म्यूटेशंस होने हैं। म्यूटेशंस की वजह से वायरस की हेल्थ क्या रहने वाली है, वायरस कितना मजबूत होगा, उसके वेरिएंट कितने फैलेंगे। ओके, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर डिफाइन करती हैं कि फेट क्या होगा आपका म्यूटेशन का। ओके, तो ये चीज़ें आपकी इस तरीके से चलती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बट चेंजेस टू द वायरस थ्रू नेचुरल कलेक्शन ऑफ द म्यूटेशन इन्वॉल्व स्मॉल चेंजेस इन द जीनोम। देखो यहाँ पर आपको रिकॉम्बिनेशन की डेफिनेशन दी हुई है। तो पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट इस आर्टिकल से यहाँ पर आपका ये निकल करके आता है। यहाँ पर जो कहा गया है, ये लिखा हुआ है कि जैसा कि हमने इन्फ्लुएंजा वायरसेस के केस में भी देखा था कि जब एक पर्सन साइमल्टेनियसली अफेक्ट होता है दो अलग अलग कोव-2 वेरिएंट या स्ट्रेन से, या फिर सब लीनिएसिस से, तो चंक ऑफ डीएनए मटेरियल फ्रॉम वन वेरिएंट वो दूसरे वेरिएंट के साथ मिक्स हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। एक ही पर्सन है और वो पर्सन आपका दो अलग अलग तरीके के वेरिएंट से यहाँ पर आपका इन्फेक्ट हुआ है, तो वो जो दोनों वेरिएंट हैं वो आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर मिक्स हो सकता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन, और इस रिकॉम्बिनेशन से आपका जो वायरस लीनिएज है वो और ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर हो जाता है। ओके, ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। पहली बार ऐसा जो है वो अल्फ़ा जो स्ट्रेन है और साथ में वुहान जो स्ट्रेन है उसके केस में देखने के लिए मिला था, और ऐसा ही सिमिलर आपको ओमिक्रॉन के 2 केसेस के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हम इस इमेज से यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। लिखा हुआ है कि कोरोना वायरसेस हैव फ्यूअर म्यूटेशंस एज देयर दे हैव द जेनेटिक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म। मैंने बताया कि ये मैकेनिज्म क्या है, और इसके अंदर जब रेप्लिकेशन होता है तो म्यूटेशंस जो है वो करेक्ट कर दिए जाते हैं, जिससे रेट ऑफ म्यूटेशन कम हो जाता है। ओके, दूसरी चीज़ रिकॉम्बिनेशन ओकर होता है जब एक पर्सन सेम 2 वेरिएंट ऑफ एट द सेम टाइम, सेम समय पर दो अलग अलग तरीके के वेरिएंट से अगर इन्फेक्ट हो जाए तो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर ओकर होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों वेरिएंट जो हैं उनका जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो जाता है, और इससे जो है वो एक रिकॉम्बिएंट वायरस पैदा यहाँ पर होता है, और ये चीज़ें आपको मिलेंगी। पहला जो रिकॉम्बिनेशन है वो अल्फा वेरिएंट और वुहान स्ट्रेन के बीच लेट 2020 में देखने के लिए मिला था। मिड अगस्त 2020 के अंदर अल्फा और डेल्टा के अंदर आपको इसी तरीके का रिकॉम्बिनेशन देखने के लिए मिला। इसी तरीके का रिकॉम्बिनेशन आपको डेल्टा और ओमिक्रॉन के BA.1 सब लीनिएज के अंदर देखने के लिए मिला, जो कि यूके और फ्रांस में फैला। उसी तरीके से ओमिक्रॉन के सब लीनिएज के अंदर भी VA.1 VA.2 के अंदर देखने के लिए मिला, जो कि इसराइल में रिपोर्टेड हुए। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे ये आपके एग्जाम के काम के हो जाते हैं, इसमें आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। ओके, इसके बाद आगे चलें तो आगे लिखा हुआ है कि ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन रेट इन बेबीज़। ठीक है, एक मदर जो कोविड-19 से पॉजिटिव यहाँ पर थी, और जब उसने यहाँ पर बच्चे को जन्म दिया तो हमें पता लगा कि 100 में से सिर्फ 2 ही ऐसे बच्चे यहाँ पर हैं जो कि कोविड-19 पॉजिटिव हो रहे हैं। शर्त यह है कि 100 की 100 जो महिलाएं हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव यहाँ पर होनी थी। ओके, तो ये आपको पता लगा कि जो रेट है ये आपका लेस देन 2% बेबीज़ जो बोर्न हुए कोविड-19 इन्फेक्टेड मदर्स से वो पॉजिटिव यहाँ पर देखने के लिए मिले। ओके, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा कि रिसर्चर्स ने ये फाउंड किया है कि 2% ऑफ द बेबीज़ वो ही सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहे हैं। हाउएवर देयर आर मोर लाइकली टू टेस्ट पॉजिटिव अगर जो मदर हैं वो सेवियर कोविड-19 से डायग्नोसिस हैं, तो आपका ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस बेबी के अंदर भी आपको पॉजिटिव स्ट्रेन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं, अलग अलग लोगों पर, बच्चों पर स्टडी हुई, लगभग 14,000 बेबीज़ पर ये स्टडी हुई, और इस स्टडी ने जो है वो फर्स्ट स्टडी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि इस चीज़ को यहाँ पर फोकस करती है कि किस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर इफेक्ट डालती हैं। हमारे लिए इतना काम का नहीं है, ये सब डाटा भी देख सकते हो, मैंने ऐड किया था, लेकिन फिर देखा कि यार ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है। यहाँ पर बच्चों की संख्या दिखाई है, फिर कितने बच्चे किस तरीके के हुए, किनको कौन सा यहाँ पर लगा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट दिस पॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट कि हाँ सारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 2% ही चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा। उसके बाद लिखा हुआ है डू लुक कोरिलेट विद केयर गिविंग्स इन फ्रॉग एंड टोड्स। स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम एक लाइन में इसको समराइज़ कर सकते हैं।
इन्होंने यहाँ पर जो चीज़ें बताने की कोशिश की हैं, इन्होंने बताने की कोशिश की है क्रोमैटिज्म के बारे में। बेसिकली जो टर्म है वो है आपकी डाइक्रोमैटिज्म। इसके अंदर जो एक बेबी है, मान लो किसी भी एनिमल का कोई बच्चा यहाँ पर है, उसका एक आपकी मदर होगी और उसका एक जो है वो फादर होगा, यानी उसके पेरेंट्स यहाँ पर होंगे। इन्होंने बताया है यहाँ पर कि अगर दोनों का कलर अलग अलग है तो केयर गिविंग में प्रॉब्लम आती है, पेरेंट केयर गिविंग में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। अगर दोनों का कलर सेम है, ठीक है, दोनों का कलर अगर सेम है, मेल और फीमेल दोनों का, तो पेरेंट केयर गिविंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अगर एक यहाँ पर आपका लॉस्ट होता है तो बच्चे को ये अंदाज़ा लगा रहता है कि हाँ भाई ये है हमारे पास। तो यही स्टडी यहाँ पर आपकी हुई है, और ये सब इन टोड्स के ऊपर और फ्रॉक्स के ऊपर स्टडी की, क्योंकि कलर चेंजिंग बिहेवियर इनके अंदर यहाँ पर पाया जाता है। और लिखा हुआ है यहाँ पर आपको, डाइक्रोमेटिज्म इज़ व्हेन द टू सेक्सेस हैव डिफरेंट कलरेशन एट लीस्ट इन पार्ट्स। तो जो मदर हैं या फिर फादर हैं या फिर पेरेंट्स हैं, उनका कलर अलग अलग है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइक्रोमेटिज्म। और इसकी वजह से जो बेबीज़ हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आती है कि वो पहचान नहीं पाते कि मदर है या फिर फादर है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी एनिमल्स के ऊपर स्टडी हुई है, बट हमारे किसी काम की यहाँ पर नहीं बनती। और टोड्स हैं, फ्रॉक्स हैं, कंबाइंडली इनको एन्यूरॉन्स कहते हैं। तो एन्यूरॉन्स स्पीसीज वेयर मेल लुक्स सिमिलर टू द फीमेल वर लाइकली टू केयर द यंग्स। वहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी केयर अच्छे से हो पाती है जहाँ पर दोनों सिमिलर यहाँ पर आपके देखते हैं, मेल भी फीमेल भी। और इट तो नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, बट ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर दी गई थी। लिखा हुआ है लेसन्स फ्रॉम द करंट वेव इन चाइना हांगकांग ऑफर। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से चाइना के अंदर बार बार वेव्स यहाँ पर आ रही हैं, हांगकांग के अंदर भी ये सब वेव्स देखने के लिए मिल रही हैं। उनका कंटेमिनेशन भी सही है, डेथ रेट भी लो है। तो इंडिया यहाँ से क्या सीख सकता है भाई? वही है, काफ़ी कुछ सीखा है। और यही चीज़ें हैं कि अपना पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर सही रखो, रेगुलर तरीके से मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऊपर से अगर हम बात कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर मेंटेन रहनी चाहिए। और राइट, और ये सब चीज़ें हैं थोड़ी सी कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए जाएँ। वो सब चीज़ें आपको लिखनी है जो आपने पिछले 2-3 सालों में रटी हैं। नई नई चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही हमारे काम की चीज़ें निकलती हैं। ये लास्ट आर्टिकल था, इसके अलावा इस पेज में कुछ भी काम का नहीं। ठीक है, तो इसी वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।